के दम पर खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश वो मसला अलग है। रवि सक्सेना जी, फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें फिर मैदान में होइएगा अनुराग, लगातार बने में रहिएगा अनुराग। लेकिन एक सवाल और भी है रवि सक्सेना जी, ऐसा क्यों है कि केवल एक बड़ा चेहरा नजर आ रहा है हमें कांग्रेस में, और कोई ऐसे चेहरे नहीं है क्या जिन पर आप पूरे प्रदेश में भरोसा कर सकें कमलनाथ जी के अलावा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा लग रहा होगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने रोड शो किए, घर घर जाके उन्होंने किए काम, वार्डों में गए हैं, पद यात्राएं की हैं। अरुण यादव पूरी तरह से बुरहानपुर और खंडवा में मोर्चा संभाले हुए हैं। माननीय सुरेश पचौरी जी भोपाल में मोर्चा संभाले हुए हैं। और जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, चाहे जीतू पटवारी जी से लेके और सज्जन सिंह वर्मा तक, सारे लोग जो है पूरी तरह से बिल्कुल मानते हैं। जितने नाम आपने गिनाए उनमें बिल्कुल मानता हूं कि, लेकिन ये इनका आपने पर्टिकुलर एक क्षेत्र तय कर दिया। अगर विवेक तन्खा जी हैं तो फिर वो जबलपुर टेरिटरी देख रहे हैं, या फिर ऐसा कोई हमने नहीं देखा कि जो कमलनाथ के अंदाज में पूरे प्रदेश में कैंपेन करता हुआ नजर आया हो। प्रशांत, आपने सुना होगा कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो जो हमारे नेता हैं उनको हमने एक पर्टिकुलर क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है, विधायकों को जिम्मेदारी दी है, पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, पूर्व हमारे जो सांसद हैं उनको जिम्मेदारी दी है। और इन सबके ऊपर जो सबसे बड़ा हमारा चेहरा है माननीय कमलनाथ जी का, वो पूरी तरह से स्टार प्रचारक के रूप में कूदे हैं। तो ये एक कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी पे हमने काम किया। आपने देखा होगा हमने दमोह में भी इसी तरह से चुनाव जीता था। तो हमारा जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि हम डोर टू डोर जाके लोगों से संपर्क करें। जो हमारे वहाँ के स्थानीय नेता हैं वो डोर टू डोर जाके लोगों के साथ बातचीत करें, बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है। माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने कितने विकास के कार्य किए, और जो हमने शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा और मिलावट के खिलाफ जो हमने युद्ध छेड़ा, उससे पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए। जो माफिया के खिलाफ माननीय कमलनाथ जी ने बिगुल बजाया था, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए। रवि जी मैं लौटूंगा आपके पास, बताइएगा इस प्रचार के बाद क्या भरोसा है, जो 16 नगर निगम है उनको लेकर आपके क्या इनपुट्स बता रहे हैं, क्या आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला? उससे पहले मैं अनुराग के पास जाऊंगा। अनुराग, भोपाल इंदौर, ऐसा लग रहा है कि दोनों सियासी दलों के फोकस में अगर टारगेट में दो अगर कोई निगम है तो वो भोपाल और इंदौर। इसके पीछे की वजह थोड़ा सा हमें समझाइएगा। भोपाल में भी खुद मुख्यमंत्री लगातार कैंपेन करते रहे, एक बार नहीं बल्कि कई बार नजर आए। इंदौर में भी आज वही स्थिति नजर आई, 9 घंटे मुख्यमंत्री इंदौर में गुजार रहे हैं। क्या कुछ यहां से बड़ा एक ऐसा माइंड सेट करने की कोशिश है, परसेप्शन बनाने की कोशिश है क्या अनुराग पूरे प्रदेश के लिए? देखिए प्रशांत, यदि हम 16 नगर निगम के चुनावों को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण 2 शहरों का चुनाव नजर आता है। हालांकि ग्वालियर भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भोपाल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये राजधानी है और यहाँ पर जो हार जीत होगी वो पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश देगी। तो 2 चरण के चुनाव होना है, लेकिन भोपाल का संदेश आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बेहद असर डालने वाला होगा। दूसरा, इंदौर जो है वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बड़ा शहर है, औद्योगिक नगरी, और वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए जीत और हार बेहद मायने रखाती है। वहां पर भी पुष्यमित्र भार्गव और संजय शुक्ला के बीच में जो कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। तो ये 2 चुनाव 2 बड़े शहरों के लिहाज से भी यदि हम देखें तो पूरे प्रदेश को कवर करने वाले हो सकते हैं। यदि भोपाल से हम देखें तो यहाँ का जो मालवा, जो यहाँ से महाकौशल का क्षेत्र शुरू होता है, मध्य भारत का क्षेत्र होता है, यहाँ पर हार और जीत बीजेपी की और आने वाले भविष्य की राजनीति तय होगी। और इसी तरीके से इंदौर में भी बिल्कुल भविष्य की राजनीति तय होगी। ये जो महानगर हैं जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर का भी जिक्र कर रहे हैं, इनमें एक और नाम जोड़ दें तो जबलपुर भी उनमें शामिल है रहेगा। अनुराग, लौटूंगा आपके पास और हमारे साथ उमेश शर्मा जी जुड़े। उमेश जी, कुछ देर हो गई, थोड़ा सा कम वक्त बचा है चर्चा में, लेकिन उमेश जी एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या अन पड़ा कि आपको खुद मुख्यमंत्री को मैदान में उतारना पड़ा, पार्टी को ग्वालियर में सिंधिया जी को उतारना पड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर जी को उतारना पड़ा, वीडी शर्मा साहब को मैदान में उतारना पड़ा? क्या हो गया? निकाय चुनाव ऐसे क्या, मतलब आप लोगों ने क्यों इतना फोकस कर लिया?
नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि बड़े घर की बारात है जी। और बड़े घर की बारात में साफे पहन के फूफा जी भी जाते हैं, ताऊ जी भी जाते हैं, मासा जी भी जाते हैं, मामा जी भी जी। जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा परिवार है और बड़े परिवार की बारात निकल रही है, तो मुझे लग रहा है कि एक भी हमारा अभिभावक अगर उस बारात में शामिल नहीं होता है तो हमको ऐसा लगता है कि दूल्हे की बारात की रंगत फीकी है। तो हमारी दूल्हे की बारात की रंगत फीकी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे घर के जितने भी अभिभावक है वो सारे अभिभावक इस समय चुनाव के समर में उतरे हुए हैं। और आज मुझे लग रहा है कि इंदौर में शिवराज सिंह जी चौहान थे, कल प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी थे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस समय चुनाव का वातावरण बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं स्वाभाविक रूप से उन सबकी इच्छा होती है कि उनको अपने अभिभावकों का आशीर्वाद प्राप्त हो। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आ जाते तो हमको लगता है कि हमारा जो सोना है उसमें सुगंध आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के सोने को सुगंधित करने के लिए इन सब सुनारों को बुलवाया गया है। जी उमेश शर्मा जी, ठीक है। चलिए, ये तो अपने आपके बीजेपी के नेता थे। मनोज तिवारी को आप लोगों ने बुला लिया दिल्ली से। मनोज तिवारी जी, बाहरी मुझे लग रहा नेताओं है की कि भी निकाय चुनाव में जरूरत पड़ गई। जी नहीं, जनता का पसंदीदा चेहरा है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहां मनोज तिवारी जी की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी संख्या में है और वहां के जो मतदाता थे उनकी अपेक्षा थी कि चुनाव के बहाने हमारा मनोज तिवारी जी से साक्षात्कार हो जाएगा। तो जनता की मांग पर, मतदाताओं की अपेक्षा पर हमने उनको आमंत्रित करा है। जी ठीक है, इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगा आप रवि शर्मा जी का। रवि शर्मा जी, रवि सक्सेना, माफ कीजिएगा रवि सक्सेना, बहुत सॉरी जी। अभिभावक हैं, अगर नेता जा रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन उमेश शर्मा जी का। नहीं, उमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी अपनी पोल खुद ही खोल दी कि ये झूठों की बारात है और ये झूठों की बारात में सब लोगों को होना चाहिए। अकेले शिवराज जी की घोषणाओं से काम होने वाला नहीं है, तो कुछ विश्वसनीय चेहरे भी साथ में रख दें, नहीं तो ये झूठों की बारात का कौन मानेगा। जो लगातार घोषणावीर हैं, घोषणाएं करके थकते नहीं हैं। 18 साल हो गए, 21,000 घोषणाएं कर डाली, 2100 घोषणाएं भी आज तक पूरी नहीं हुई। तो अब जनता उनकी बात में विश्वास करती नहीं है, तो अब एक झूठों की बारात निकाली गई है। चल झूठों की बारात जो है। आखिरी लाइन उमेश शर्मा जी, घोषणाएं हुई हैं, पूरी होंगी अगर जीत मिलती है तो? निश्चित 2 लाइन में आंसर। निश्चित रूप से हो गई। मुझे तो लग रहा है सर कि यह मैयत का बैंड 18 साल से कांग्रेस पार्टी बजा रही है, पर इस मैयत के ढोल बजने से कोई अंतर भारतीय जनता पार्टी आपकी यही भाषा आपको हरवाएगी, यही आपकी भाषा आपको हरवाएगी। ये कौन सी भाषा आप बोलते हैं उमेश जी? आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। ये कौन सी भाषा बोलने रहे हैं आप? तो पहले बुद्धिजीवियों में आते थे, अब तो आप ऐसी भाषा बोलने लगे हो। मुझे तो आप माफी चाहूंगा आपको, आप जैसे लोग जो है ठीक है पार्टी ने प्रवक्ता बना के शांत हो जाए। प्रचार भी थम चुका है, प्रचार खत्म हो चुका है, बस डोर टू डोर एक दिन बचा है। डोर टू डोर जाइएगा, अपने लिए वोट मांगिएगा पार्टी के लिए। जी माफी चाहूंगा। उमेश शर्मा जी, रवि सक्सेना जी, अनुराग हमारे साथ है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महा डिबेट में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।